शुक्ला। शुरू करते हैं 11 की गर्जना बड़ी खबर के साथ। आरोपों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस की जांच का करिए इंतजार, ये कहते हैं ब्रजभूषण। मेरे पास इस वक्त बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कहते नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। खिलाड़ी मेडल न फेंकें, मेडल देश का होता है। खेल मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं, इंतजार करने की बात कही है। तो बयान सामने आया है ब्रजभूषण शरण सिंह का। मेरे पास अभी बोलने को कुछ है नहीं, सब ठीक है ना। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल न फेंके, मेडल देश का होता है। दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है, तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेज़ी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। विवादों के बीच से बड़ी खबर है कि आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बड़ी खबर गोंडा से, गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। लेकिन इसी विवादों के बीच आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तमाम बयानों के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत है। ऐतिहासिक गांव सोरम में दोपहर 12 बजे सर्व खाप पंचायत होनी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी इसमें शामिल होंगे। सोरम पंचायत में कोई बड़े फैसले लिए गए हैं इतिहास में। ऐसे में आज की पंचायत में भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। खाप पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो सोरम में चौपाल बुलाया गया है और सभी खापों के चौधरी इसमें शामिल होंगे। और अगर ऐसा होता है तो यह माना जाता है कि सोरम की खाप पंचायत ऐतिहासिक रहती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनु शर्मा का। सोरम से ही जुड़े हैं वो, जहां पर सुबह से हम आपको एबीपी गंगा पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब तो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। 12 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे, बातचीत कर पा रहे हैं सनुजा? हाँ, देखिए, जो खाप के मुखिया हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, उनका आना जाना शुरू हो गया है और उनका जोश देखना है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से बेहद गुस्से में है, बेहद तल्ख तेवरों में जो खापों के मुखिया हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पर जो सोरम, मुजफ्फरनगर के सोरम में जो सर्व खाप पंचायत होने जा रही है, उस पंचायत में यहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं। लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुरक्षा के भी बेहतर पुख्ता इंतजाम है और यहाँ जो दिल्ली ग्राम पंचायत है उसके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? जी, क्या नाम है सर आप? शांति स्वरूप, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम विकास पंचायत। जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम मुखियाओं को, पंचायतों के मुखियाओं को बुलाया गया है, क्या लग रहा है आज आप लोगों को? आज ये सर्व खाप पंचायत सोरम में बुलाई गई है बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। और उनके जो मेडल थे, जिन मेडलों को गंगा में वो बहाने जा रही थी, वो पूरे देश का सम्मान था, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता, जो आपने पीछे मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि हमने मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री से जब ये सवाल पूछा मीडिया के साथियों ने कि आप जो है बेटियों के बारे में बोलो, तो उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और वो भागती हुई नजर आई। आज केवल एक मंत्री का हश्र नहीं है, आप देखोगे आने वाला समय ऐसा होगा कि आज ये बेटी किसी एक जात की नहीं है, बेटी जो है 36 बिरादरियों की बेटी है और हम उसके सम्मान के लिए आज यहाँ सर्व खाप पंचायत में आए हैं। सर, ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है? ये ट्रैक्टर जो है दिशा तय करेगा, दिल्ली की तरफ जाएगा और ये बताएगा कि आज सर्व खाप पंचायत ने जो फैसला लिया है उसे हम दिल्ली की तरफ मोड़ने जा रहे हैं। आपके माध्यम से, गंगा के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से
कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, उस कानून व्यवस्था पर भी आज प्रश्न चिन्ह है। आज इस सर्वखाप पंचायत के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन जागे और तुरंत ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके न्याय दे बेटियों को न्याय दे। ताऊ जी, क्या लग रहा है आपको? भाई सब लोगों की नजरें टिकी हैं और सोरम के लिए तो इतिहास है यहाँ का कि बड़े फैसले, तो क्या बड़ा फैसला हो? सबसे पहले तो सौरभ जी इनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद जो न्याय की बात है, बेटियों को सम्मानजनक तरीके से अपनी जगह से जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए, कम से कम उनको न्याय तो मिले। ये जो मेडल गंगा में बहाए जा रहे हैं, ये समझो कि हमारे रतन जो हमारे देश के, उनको डुबोया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सम्मान गंगा में जाए। अच्छा, सम्मान गंगा में जाए। सर, क्या लग रहा है, क्या रहेगा आज? रहेगा आज बिल्कुल न्याय के मूड में हम सब हैं, और जितने हम खाप के पंचायत के जितने मेंबर, अध्यक्ष वगैरह जो आए हैं यहाँ, वो एक निर्णय लेने के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, और इस निर्णय का जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ हद तक जा सकते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई, और इसलिए हम हर देश, पूरे देश में क्या संसार में हम इस चीज़ की प्रशंसा मोदी जी की करेंगे कि वो इतने निकम्मे आदमी हैं कि इन्होंने बहन बेटियों की कोई बात नहीं सुनी, और हमारे जितने जो भी भाई पहलवान है या कोई वैसे ग्रामवासी हैं जो गए हैं, उनका आदर नहीं किया। ये उनके पास हम ये निर्णय आज यहाँ लेंगे, और जो निर्णय यहाँ होगा उसमें हम सक्रिय रहेंगे। सर, ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय होगा मान्य होगा? बिल्कुल एकदम मान्य होगा। देखिए, एक इसमें सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि कुछ दिन पहले एक मीटू के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, और जहाँ पर एक हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं बाहर भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ग्लोबल में एक पहचान होती है, और वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एलिगेशन लगाया है और आज तक गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि कोशिश भी नहीं की। अभी जो पहलवान लोग वहाँ पर जंतर मंतर पे बैठे हैं उनसे आके डिस्कस भी कर ले। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह तो ये कह रहे थे कि गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी थोड़ी दिला दे। देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी क्या कह रहे थे, वो तो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो देश हित में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा मीटू के माध्यम से एमजे अकबर का जो केंद्र में मंत्री थे, उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन आज इस तानाशाही की सरकार ने एक जो उनका कुलीग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केवल, उसको जो है बचाने का काम आज ये कर रहे हैं। तो इसमें कटघरे के अंदर देश के प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री आते हैं। हम इन दोनों से मांग करते हैं कि समय रहते हुए आज जो खाप ने अपना निर्णय लेना है, और 5 दिन का जो टाइम दिया है, इस 5 दिन के अंदर अंदर फैसला ले ले, अन्यथा देश एक नई दिशा तय करेगा। और उस दिशा के अंदर मैं आज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और देश के विपक्ष के नेताओं ने आज ये तय कर लिया है, कांग्रेस की सीएम हमारी प्रियंका गांधी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले देश हित में होंगे। आगे आने वाली आज की पंचायत जो तय करेगी, हम उसका समर्थन करते हुए बढ़ेंगे। सनुज, बातचीत तो चल रही है, जरा तस्वीरों को दिखाइए। वो जो पंडाल आप सुबह दिखा रहे थे अभी, और मंच की तस्वीरों को दिखाते दिखाते बातचीत करिए, ताकि अंदाजा लगे दर्शकों को कि किस लेवल पर आज खाप पंचायत होने वाली है। और जो हमारी ये बेटियां हैं, हाँ, देखिए, जिस पंडाल की आप बात कर रही हैं वो पंडाल यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। चूंकि सोरम में पंचायत हो रही है, जगह जगह जो खापों के मुखिया हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, उनको यहाँ पर रोका गया है। पूरे गांव में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई, और वही व्यवस्थाएं मैंने दिखाई कि देखिए किस तरीके से कोई ट्रैक्टर से आया है, कोई यहाँ ट्रैक्टर पे आके बैठा है। जगह जगह देखिए, जो गाँव के तमाम इलाके हैं, तमाम बड़े बड़े गाँवों में कहा जाता है एक घर होता है और एक घेर होता है, उन घेरों में किस तरीके से व्यवस्था की गई है। लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, और यहाँ से बैठने के बाद फिर एकजुट होकर यहाँ से सीधे पंडाल के लिए यहाँ से रुख कर जाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो खापों के मुखिया, पंचायतों के मुखिया पहुंचे हैं, वो किस तरीके से बेहद तल्ख और बेहद यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। और इनके गुस्से से उठी जो आंधी है, आज वो ये तय करेगी कि आखिर सोरम की पंचायत में खापों के मुखिया क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, और वो निर्णय क्या होगा उस पर सबकी नजरें टिकी है। क्योंकि ये निर्णय ये तय करेगा कि आखिर जो पहलवान है उनके आंदोलन का रुख क्या होगा, उनके आंदोलन की जो कूच है वो कहां पर होगी, इस आंदोलन की गूंज नजर बना करके रखिएगा। इस वक्त तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर आपदा प्रबंधन के लिए एक बड़ी बिल्डिंग का शिलान्यास, और अब वहीं से जुड़ी ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूमि पूजन और शिलान्यास से जुड़ी ये बड़ा इवेंट माना जा रहा है,
उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन टीम को पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए एक बड़ा कार्यालय मिले, इसी मंशा से आज इसकी नींव रखी जा रही है, आधारशिला रखी जा रही है और उसी के तहत पूजा पाठ करती ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में आज शिलान्यास किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग को एक नया भवन मिलने वाला है और उस भवन की नींव रखी जा रही है मंत्रों के साथ, आशीर्वाद के साथ, पूजा पाठ के साथ। इस नींव पर बनने वाली जो बिल्डिंग होगी, जो भवन होगा, वो उत्तर प्रदेश के लिए एक संबल का काम करेगा। प्रकृति की ओर से आए बुरे वक्त में संभालने के लिए, लोगों को सहारा देने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, आश्रय देने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जो मसौदे हैं, जो उपकरण हैं, वो चीजें एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रखी जा सके, मीटिंग की जा सके। इसी मंशा से आपदा प्रबंधन विभाग की ये बिल्डिंग बनकर के तैयार होगी, जिसकी आधारशिला रखते नजर आ रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मजबूती मिलेगी और यहाँ इस बिल्डिंग के निर्माण की मंशा यही है कि पूरी टीम एक छत के नीचे सही तरीके से काम करे और तैयार रहे कि प्रकृति की ओर से अगर उत्तर प्रदेश को कभी भी कोई परेशानी हो तो जनता को बचाने के लिए, राहत देने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो, हाईटेक हो, सारी फैसिलिटीज, चीजों को जोड़ करके देखा जा सके। पूरे प्रदेश में राहत और बचाव का कार्य एक जगह से सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके। और यहीं की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, बड़े लेवल पर यह भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। काफी बड़े एरिया में इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। आपदाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में मौसम की चुनौतियों का ध्यान रखना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों और ऑफिसर्स के लिए आखिर एक जगह होगी जहां से वो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जहां से एक साथ एकजुट हो करके तमाम चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसका इस्तेमाल एक छत के नीचे किया जा सके, उसके लिए जरूरी था इस भवन का निर्माण, जिसका शिलान्यास करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास हुआ है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान और आपदा प्रबंधन से जुड़े जितनी भी टीम होंगी, वो इस बिल्डिंग में एक जगह बैठ करके पूरे प्रदेश पर नजर रख पाएंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि कितने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है शैलेश, और क्या क्या हैं आने वाले वक्त में इस भवन को लेकर के ऐसी चीजें जिससे प्रदेश को फायदा होगा आपदा प्रबंधन के लिहाज से। देखिए, निश्चित रूप से लगातार सरकार जो आपदा प्रबंधन को लेकर काम कर रही है और इसी कड़ी में ये जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना है उसकी भी आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जो इसका पूरा एक अलग से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भवन है, उसका यहाँ पर शिलान्यास भी आज किया जाएगा और जो इसके करीब 1.5 एकड़ में देखिए पूरे भवन का निर्माण होना है, लगभग 66.5 करोड़ रुपए से। और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम होगा उसमें जो विभिन्न आपदाओं के दौरान जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम या एसडीआरएफ के अधिकारी रहे, उनके जवान रहे, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है अच्छा, उसको लेकर यहाँ प्रमाण पत्र वितरण भी होगा। और सरकार की देखिए मंशा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर या इस भवन को लेकर वो ये कि एक ऐसा केंद्रीय प्रतिष्ठान हो जहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इससे जुड़े हुए लोग रहे और कहीं पर भी अगर ईश्वर न करे कोई आपदा की स्थिति आती है तो सरकार उसको एक प्लान्ड वे में रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाने होते हैं, चुनौतीपूर्ण काम होता है, उसमें यहाँ से जो ऑपरेशन हो उसको सेंट्रलाइज तरीके से अच्छे से रेस्क्यू किया जा सके। तो ये पूरी मंशा के साथ इस कार्यक्रम को बेहतर किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन का जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो एक पूरा तंत्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए कि अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के लिए इंतजार न करना पड़े। कम से कम समय में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, देखिए वो रिस्पॉन्स टाइम कैसे कम से कम किया जाए कि जैसे ही कहीं से कोई सूचना आती कितनी जल्दी वहां पर टीम पहुंच जाए एक सिस्टम के तहत। ये सारी चीजें किस तरह बेहतर तरीके से ऑपरेट हो, उनका ऑपरेशन हो, इसके ऊपर पूरा सरकार का फोकस है। और इस कड़ी के लिहाज से अगर देखें तो ये जो पूरी एक योजना है, ये जो पूरा भवन है, ये काफी मददगार भी इसमें साबित होगा। और इस कार्यक्रम में आदित्य केंद्र योगी के साथ में जो राज्य मंत्री है राजस्व विभाग के अनूप प्रधान वाल्मीकि, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है लेफ्टिनेंट जनरल नवीन प्रताप शाही, ये लोग रहेंगे।
जो सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, ये लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर ये पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो यही कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार बेहतर से बेहतर काम करे। बिल्कुल शैलेश, देखिए किसी से नहीं छुपा है, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज है वो हर किसी को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि प्रकृति को लेकर के सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि काफी हद तक मौसम बेमौसम अपना रंग बदलता दिखा रहा है। ऐसे में ये बताइए बिल्डिंग कब तक बन करके तैयार हो जाएगी और इसे कुछ खास टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, इक्विपमेंट रखने के लिए भी चीजें रहेंगी, कैसे डिजाइन किया जाएगा? देखिए यहाँ पर आज जो कार्यक्रम पूरा रहेगा उसमें देखिए मुख्यमंत्री जो है जब यहाँ पर आज शिलान्यास होगा उसके साथ एक डेडलाइन दी जाएगी, बताया जाएगा कब तक ये भवन तैयार हो जाना चाहिए, उन चीजों को यहाँ पर आज क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक एक उपकरण की बात है, निश्चित रूप से जो चाहे वो लाइफ सेविंग के काम में जो बोट का यूज किया जाता है, अगर आपदा मान लीजिए जल मार्ग के माध्यम से नदी से जुड़ी है, इस तरह की जब आपदा है तो उसमें देखिए बोट का लाइफ सेविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तमाम और ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज किया जा सकता है। जैसे नदी के बीच में जब देखिए कोई बोट जाती है लाइफ सेविंग के पर्पज से, जब टीम उतरती है तो उस बीच में वो पानी के अंदर इस तरह से एक भंवर टाइप का बनाती है, एक चक्रवात टाइप का क्रिएट करती है। अगर कोई चीज मान के नीचे चली गई है तो उसको कैसे ऊपर लाया जा सके, तो इस टेक्निकल पॉइंट की देखिए ये चीजें हैं, तो उनके लिए किन और उपकरणों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आपदा प्रबंधन जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम बड़ी तेजी से अपडेट होती है, अपग्रेड होती है, तो एक वक्त में हर चीजों को उतनी तेजी से जोड़ना, मैच करना भी जरूरी हो जाता है और यही सोच करके इस बिल्डिंग का आज शिलान्यास की तस्वीरें आ रही। खबर है भारत नेपाल के बीच व्यापार को लेकर के बड़ी सौगात की। रुपईडीहा में यूपी के पहले लैंड पोर्ट का आज शुभारंभ होना है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम उद्घाटन करेंगे। लैंड पोर्ट सोनौली का भी आज ही शिलान्यास होना है। सुबह 11:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। वर्चुअली दोनों पीएम जुड़ेंगे और इस पोर्ट का फायदा ट्रांसपोर्ट के तौर पर खासकर व्यापार के लिए, आवागमन के लिए सुचारू रहेगा। दोनों देशों के बीच खासकर नेपाल की निर्भरता आयात के लिए काफी हद तक भारत पर है, तो उसे मजबूती देने के लिए इस लैंड पोर्ट को आज इसकी सौगात दी जाएगी। रुपईडीहा में यूपी के पहले लैंड पोर्ट का शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी शिलान्यास होना है। इस लैंड पोर्ट के जरिए व्यापार को धार मिलेगी। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात के लिए एक सहूलियत होगी। इस सहूलियत का फायदा पड़ोसी देश नेपाल को ज्यादा मिलेगा, जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऐसा देश जो किसी भी समुद्री सीमा से नहीं जुड़ता है और ऐसे में जितनी भी व्यापार से जुड़ी चीजें हैं वो सहयोगी पड़ोसी देशों के पोर्ट से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में ये बड़ी सौगात है। सुबह 11:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे दोनों पीएम और इस पोर्ट को किस तरीके से बनाया जाना है इसकी रूपरेखा भी सामने आ जाएगी। रुपईडीहा में यूपी का पहला लैंड पोर्ट होगा जिसका शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी शिलान्यास होना है और इन दोनों लैंड पोर्ट से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर के एक सुगम द्वार खुलेगा और इस पोर्ट के जरिए दोनों देशों की जरूरत और व्यापार का रिश्ता मजबूत होगा। लंबे वक्त से ये किसी से नहीं छुपा है, नेपाल की निर्भरता भारत पर रही है जब कभी भी आयात की बात होती है जरूरी चीजों को लेकर के, लेकिन अब उसे नई धार देने के लिए ये नया इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। एक वक्त था कि बीच में थोड़ी सी शांति रही थी, आयात निर्यात को लेकर के उतना अच्छा दौर नहीं चला था, लेकिन इन दोनों पोर्ट की मदद से माना यह जा रहा है कि पड़ोसी देश नेपाल के पास संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, आसानी से व्यापार कर सकेगा। नेपाल जैसा देश जिसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, व्यापार के लिए निर्भरता पड़ोसी पर है। ऐसे में पड़ोसी से अच्छे संबंध, ऐसे पोर्ट व्यापार को ध्यान देने में काफी मददगार साबित होते हैं। तो ये इनिशिएटिव भारत ले रहा है नेपाल के साथ। तो देखिए, भारत नेपाल के मजबूत रिश्ते, बढ़ता कारोबार क्यों कह रहे हैं हम, जहां पीएम मोदी और नेपाल के साथ अगर ये पोर्ट बनता है तो कैसे बड़ा तोहफा होगा। देखिए, पहले बहराइच को बड़ा तोहफा महाराजगंज को सौगात होगा। रुपईडीह लैंड पोर्ट का शुभारंभ होना है। सोनौली बॉर्डर पर भी लैंड पोर्ट का भूमि पूजन होना है। पीएम मोदी के हाथों लैंड पोर्ट का उद्घाटन होगा। भारत नेपाल के अधिकारी मौजूद रहेंगे, पूजन करेंगे। 115 एकड़ की जमीन पर रुपईडीह लैंड पोर्ट बना है और 120 एकड़ जमीन पर निर्माण होना है। महाराजगंज में 200 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा
महाराजगंज की बात करें पोर्ट की, और 220 करोड़ की लागत से होगा दूसरे पोर्ट की बात करें सोनौली बॉर्डर वाली। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 47 हेक्टेयर जमीन पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण होगा। लैंड पोर्ट के निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार करना आसान होगा। देखिए, जब सीमाओं पर एक लैंड पोर्ट रहेगा तो चेक इन करना, चेकआउट करना, आने जाने में जो गाड़ियों की कतार लगती है, लेट लतीफी या फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसे एक जगह पर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कंपाइल कर दिया जाएगा इस लैंड पोर्ट के जरिए। और वो जो सिस्टम है दोनों देशों के बीच आवागमन को व्यापार के मद्देनजर बहुत सुचारू करेगा, स्मूथ करेगा। इसका फायदा भारत को भी है, लेकिन भारत से कहीं ज्यादा फायदा नेपाल को होना है, क्योंकि एक वक्त था कि अपनी जरूरी चीजों के लिए भारत पे जितनी ज्यादा निर्भरता नेपाल की रही है वो कोई नहीं, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन ठंडा वक्त भी आया, लेकिन अब लगता है कि फिर से इस 2 नए पोर्ट की सौगात के साथ नेपाल की करीबी पड़ोसी से करीबी और बढ़ने वाली है, क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। रोटी वाले फ्रंट पर और मजबूती लाने की ये कोशिश है नेपाल के लिए। और व्यापार आसान सबसे ज्यादा भौगोलिक परिदृश्य में नेपाल के लिए भारत है। भारत की सीमाएं जितनी मुफीद हैं नेपाल के लिए, उतनी किसी और देश से नहीं है। चीन से भी लगता सीमा, चीन का भी इनिशिएटिव, चीन ने भी बहुत डोरे डाले नेपाल को लेकर के, व्यापार के लिए रास्ता दिखाने की कोशिश बहुत की, लेकिन ये रास्ता सबसे फायदेमंद रास्ता साबित होगा, ये पोर्ट सबसे फायदेमंद साबित होगा नेपाल के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों पौड़ी में है। रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने गांव पिनानी पहुंचेंगे, जहां उन्होंने अपने बचपन को याद किया। गांव में पहुंच करके वो अपने गांव के बचपन को याद करते नजर आए, और वो कहते हैं कि जब कभी भी वक्त मिलता है गांव जरूर जाता हूं। पैतृक गांव पहुंच करके अपने घर को देखा, सारी बात में तो हम लोग कुछ यादें भी साझा की। अब ये खेतों को आबाद करने का काम ही तो हम सब लोगों ने, तो ये कोई बच्चा कैसे करके अपने को तो उभरता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।